आदरणीय विशंबर नेवर जी से विनम्र निवेदन है कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तीसरे नंबर पे मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चेन्नई से पधारे हमारे आज के सम्मानित होने वाले विभूति आदरणीय केवल कोठारी जी से कि वे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की हमारी एक विशिष्ट अतिथि हैं जो सुदूर हैदराबाद से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मेरा उनसे निवेदन है आदरणीय ज्योति नारायण जी से कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। शब्दाक्षर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी से अनुरोध है कि कृपया आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी से कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे। अब मैं आदरणीय वंशीधर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। शब्दाक्षर के हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय श्री राजेंद्र द्विवेदी जी से अनुरोध है कि वे भी मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। एक और सलाहकार हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय श्री तारक दत्त सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पे आएं। आदरणीय तारक दत्त सिंह जी। मंच पे सभी गणमान्य अतिथि हमारे उपस्थित हो चुके हैं और सर्वप्रथम मैं विनम्र भाव से उन सभी से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम हम मां को पुष्पांजलि अर्पित कर दें एक एक कर, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी शुरुआत आपसे हो, यह निवेदन है।
आइए मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो मंच पे सम्मानित अतिथि उपलब्ध हैं अभी आज की तारीख में, इन सभी का हम सम्मान करना चाहेंगे शब्दाक्षर की ओर से। सर्वप्रथम आदरणीय प्रेमशंकर त्रिपाठी जी का सम्मान, यदि अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो मैं स्वयं करना चाहूंगा। आदरणीय के दुबे जी से निवेदन करूंगा कि वे श्री विशंबर नेवर जी का सम्मान करें। हमारी ताजा टीवी की टीम उपस्थित हुई है, अतः मेरा निवेदन त्रिपाठी जी से है कि हम एक बार पुनः एक्शन रिप्ले कर लें। आपके हाथ में जैसे बचाएंगे हम लास्ट करेंगे। सामान वापस भिजवाया दुनिया में सब कारण कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है कि आनंद दे जाती है, और ये कुछ पल उन्हीं कुछ पलों में से थे। आदरणीय हमारे शब्दाक्षर के बंगाल के अध्यक्ष जय कुमार रुसवा जी से निवेदन है कि वे आए और श्री केवल कोठारी जी का सम्मान करें। आदरणीय है तो राजस्थान से, आए हैं बंगाल, किंतु चेन्नई की छाप साथ लेके आए हैं। अब मैं आदरणीय जीवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। क्षमा करना जीवन सिंह जी, इनके बाद बुलाऊंगा आपको। आदरणीय विनीत श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कि आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप जी का सम्मान करें।
जब मंच पे विराजित है तो सम्मान आवश्यक है सर। ये बिटिया का नाम है ईशा गुप्ता, बहुत कर्मठ कार्य करता है हमारे शब्दाक्षर की, और शब्दाक्षर की 24 परगना की साहित्य मंत्री भी है। आदरणीय जीवन सिंह जी से निवेदन है कि वे आए और श्री दयाशंकर मिश्र जी का सम्मान करें। आदरणीय हीरालाल साहू जी से निवेदन है कि वे मंच पे आकर आदरणीय वंशीधर शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे शब्दाक्षर के ही आदरणीय नवीन कुमार सिंह जी से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पे आए और आदरणीय तारकदत्त सिंह जी का सम्मान करें। नवीन कुमार सिंह जी आइए। बाबा रामदेव कहते हैं कि तालियां बजाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे राष्ट्रीय सचिव शब्दाक्षर के आदरणीय सुबोध मिश्रा जी से निवेदन है कि वे आए और श्री राजेंद्र द्विवेदी जी का सम्मान करें।
तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे माइक पर उपस्थित होकर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी। देखो मैं भी टोका हूँ, मंच पर मैं टोका हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, मुझसे गलती हुई। और दरअसल होता है क्या है, मुश्किल हो जाता है किसी काम का आसान होना जब आदमी ही नहीं चाहता इंसान होना। तो गलतियां मनुष्य से होती है, मैं भी मनुष्य हूं, हो गई गलती, क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से और विशेषकर ज्योति जी से। मैं आदरणीय अंजू छारिया जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और श्रीमती ज्योति नारायण जी का सम्मान करें। किसी का शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो उनके साथ जो है उनकी तीमारदारी कर लेंगे। बाकियों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। और वहां थोड़ी भीड़ कम कर दें ताकि उनको हवा मिलती रहे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी से पुनः निवेदन करता हूं कि आए और अपना स्वागत वक्तव्य पेश करें। बाकी लोग विराजित हो जाएं, उन्हें स्थिति सामान्य हो गई है और पानी के छींटे मारे जा रहे हैं, वो थोड़ा गश आ गया है, ठीक हो जाएंगे। तो मां सरस्वती का वंदन करते हुए मैं शब्दाक्षर की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मंच विराजित परम आदरणीय आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि
परम आदरणीय विशंभर मेवर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, आदरणीय राष्ट्रीय सलाहकार बंशीधर शर्मा जी, राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी, राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय तारकदत्त सिंह जी, प्रदेश अध्यक्षा तेलंगाना शब्दाक्षर आदरणीय ज्योति नारायण जी, एवं आज की उत्सव मूर्ति चेन्नई से पधारे हम सबके सर्वप्रिय पूरी संस्था के प्रिय व्यक्तित्व उत्सव मूर्ति श्री केवल कोठारी जी, मैं तहे दिल से अंतर्मन से आप सबका अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि दो शब्द शब्दाक्षर के बारे में कि आप सब तो किसी न किसी तरह से शब्दाक्षर से सभी लोग जुड़े हैं। आपके बारे में क्या बताना, आपको शब्दाक्षर के बारे में क्या बताना, लेकिन फिर भी औपचारिकता है। 2012 में कुछ मित्रों के साथ मैंने शब्दाक्षर की नींव रखी थी और इसका पहला कार्यक्रम, स्थापना का कार्यक्रम हुआ था एक छोटे से सभागार में, जीवनानंद के सभागार रविंद्र सदन में। इत्तेफाक से उस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष आदरणीय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी ही थे। 2012 के उस पहले कार्यक्रम के भी अध्यक्ष जो थे वो आज के कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं। और उसके बाद हम लोगों ने संस्था का विस्तार तकरीबन 3-4 सालों में देश में करना चाहा और उसका सुपरिणाम यह हुआ कि आज हम सब 25 राज्यों में फैले हुए हैं शब्दाक्षर के रूप में। 4 राज्यों में हम लोगों ने जानबूझ के, समिति तो वहां भी बन जाती, लेकिन 4 राज्यों में इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां पर हिंदी का कार्य ही दुष्कर है। अभी नागालैंड, मिजोरम, पांडुचेरी, इन सब जगह को अभी हिंदी का बहुत ही कम विस्तार, बल्कि ना के बराबर हुआ है। हम लोग वहां भी प्रयासरत रहेंगे। बाकी पूरे देश में शब्दाक्षर का विस्तार हो चुका है और उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु यहाँ उत्सव मूर्ति के रूप में उपस्थित हैं। हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं तेलंगाना हैदराबाद से पधारी हुई आदरणीय ज्योति नारायण जी। हम लोग पूरे देश में हैं। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता भी है कि तकरीबन क्या बिल्कुल स्पष्ट दिवस याद है मुझे, 6-7-8 अगस्त को 22 को चेन्नई में आदरणीय केवल कोठारी साहब ने एक बृहद साहित्यिक आयोजन शब्दाक्षर का किया और उस आयोजन में पूरे देश से हमारे लोग पूरे 25 राज्यों से वहां पर उपस्थित हुए और सभी लोगों ने 3 दिन तक साहित्य का आनंद उठाया। क्या व्यवस्था वहां पर भव्य इन्होंने की थी। एक पूरा का पूरा चेन्नई के पास एक सुंदर निर्जन स्थान में रिसोर्ट बुक था, वहां पर एक सभागार, वहां पर स्विमिंग पूल, सारी सुविधाओं से युक्त स्थान और वहां पर साहित्य का उत्सव हो रहा है। ये इन्होंने जो एक साहित्य का एक ऐसा भव्य आयोजन किया था कि जो उस कार्यक्रम में गया सभी लोग उसको आत्मसात करके बैठे हुए हैं और हम लोगों को एक शब्दाक्षर चेन्नई की यादें नाम का ग्रुप बनाना पड़ा। सबने कहा कि एक ग्रुप बनेगा जिससे हम लोग इन यादों से कभी अलग ना हो सके। और आज हम सब चेन्नई की यादों में लेखन चल रहा है, पठन चल रहा है और सारा कुछ जो है वहां से जुड़ा हुआ है
और पिछला हम लोगों की शब्दाक्षर पत्रिका भी जो निकलती है त्रैमासिक, उस पत्रिका में भी इस बार का अंक शब्दाक्षर चेन्नई विशेषांक ही था। और उस शब्दाक्षर चेन्नई विशेषांक अंक में सभी ने अपनी अपनी यादों को संजोया और उसमें अपने अपने वक्तव्य लिखे, अपने अपने संस्मरण लिखे। वो पूरे देश में पत्रिका गई। तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित रहे, इसलिए मैं बहुत सी बातें अपने आप में जब्त किए लेता हूं, फिर कभी बताऊंगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री विश्वजीत शर्मा जी से, और साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि हमारे जो एक लौ छोटी सी जली थी, वो जोत से जोत जलती चली जा रही है पूरे देश में शब्दाक्षर की। उसमें ऐसे ऐसे साहित्य पुरोधा का बहुत बड़ा योगदान है जिनका नाम है श्री केवल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि प्रताप सिंह आप सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय रवि जी। अब मैं निवेदन करूंगा मंच पे विराजित आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी से। इसके पहले कि राजेंद्र द्विवेदी जी उपस्थित हो मंच पर, माइक पर, आदरणीय सरस्वती वंदना के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मंजू बैज जी से कि वे मंच पर आकर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आदरणीय मंजू बैज इशरत। नमस्कार। इस पावन अवसर पर हम सबको नमन करते हुए, इस मंच को नमन करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं सरस्वती वंदना से कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। वरदे दयामयी तेरी दया जाने त्रिभुवने, गत गुण सूर नर
वरदे वरदायिनी माँ, वरदे वरदायिनी माँ, हम शरण में है तेरी हंसवाहिनी। वरदे वरदायिनी माँ, वरदे वरदायिनी माँ, वरदे वरदायिनी माँ। तू हमें दे ज्ञान का प्रकाश, हर हृदय में आस वो विश्वास। तू हमें दे ज्ञान का प्रकाश, हर हृदय में आस वो विश्वास। तू हमें दिखा दे अच्छी राह माँ, कर कृपा है हंस वाहिनी। वरदे वरदायिनी माँ, वरदे वरदायिनी माँ, हम शरण में है तेरी हंस वाहिनी। वरदे वरदायिनी माँ, 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 वरदे। नमस्कार, धन्यवाद। माँ की बहुत सुंदर स्तुति आदरणीय मंजू जी। और अब मैं आदरणीय ओम प्रकाश मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और जिनके नाम पर आज का यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, श्री अरुण प्रकाश अवस्थी जी, उनके द्वारा लिखित एक राष्ट्र वंदना है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा मिश्र जी से कि वे उस राष्ट्र वंदना को हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय मिश्र जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रणाम करता हूं मंच को, आप सभी को। भारत वंदना प्रस्तुत है। जहां कल्पना धारण करती हो नित नव परिवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। जहाँ कल्पना धारण करती हो नित नव परिवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। हरी दूब पर जहाँ सजा हो शबनम का श्रृंगार, नदियाँ इठलाती बहती हो जो चांदी की धार। हर पावस में मोती कण बन झरती मेघ फुहार, जहाँ सुवासित मंद गंध बिखराती मलय बयार। भूतल का उद्यान जहाँ पर, भूतल का उद्यान जहाँ पर है कश्मीर प्रदेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। जहाँ अयोध्या मथुरा काशी तीर्थ राज प्रयाग, जहाँ लोक का कलुष धो रही गंगा भर अनुराग। वृंदावन में धेनु चराता गीता का भगवान, और अस्मिता का रचते हैं राम जहाँ हिमवान। अब भी गूंज रहा कण कण में, अब भी गूंज रहा कण कण में वेदों का संदेश,
वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। जहां सिंह के दांत खोल मुंह गिनते शिशु बरियार, रगड़ कंठ से जहां देखते वीर खड्ग की धार, जहां लोकहित अस्थिदान का सजता है त्योहार, और सती के सत के आगे होता यमलाचार, जहां दिया था उपनिषदों का ऋषियों ने उपदेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। जहां क्रांति का बिगुल बजाते भगत सिंह आजाद, जलियांवाला बाग दिलाता बलिदानों की याद, जहां स्वयं आकाश कर रहा अर्पित इन्हें प्रणाम, अपनी आग दीप्त हम करते लेकर इनका नाम, जहां स्वप्न में भी कायरता, जहां स्वप्न में भी कायरता करती नहीं प्रवेश, यही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश, वही हमारा देश, वही हमारा देश। आनंद आ गया इस भारत वंदन गीत को, राष्ट्रीय वंदन गीत को सुनकर। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, मैं केवल हमारे मिश्र जी के लिए बल्कि जिन्होंने इसे लिखा उन डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी को याद करते हुए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा, राजेंद्र द्विवेदी जी से कि आए और हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं उनके परिचय में कुछ कहें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नेवर जी और चेन्नई से पधारे आज की उत्सव मूर्ति केवल जी कोठारी एवं समस्त सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम, हृदय से आभार। आज इस सभागार में आप लोग जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं, सप्ताक्षर के माध्यम से, ये बहुत ही पुनीत अवसर है और आपके राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह जी एवं समस्त आप लोग जो कवि साहित्य मनीषी पधारे हैं, ये उनका प्रयास है। डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी पुरस्कार का ये दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष हिंदुस्तान के जाने माने गीतकार डॉक्टर बुद्धनाथ जी मिश्र को यह पुरस्कार दिया गया। द्वितीय श्रृंखला में यह आज का सम्मानित पुरस्कार चेन्नई से पधारे श्री केवल जी कोठारी को दिया जा रहा है। आप एक बार जोरदार तालियों से कोठारी जी का स्वागत कीजिए। जिनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जा रहा है वो हैं डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी। उनके लिए दो पंक्तियों से मैं चाहता हूं, अगर मैं ना कुछ अपने मन का भाव कहूं तो मेरे लिए बहुत कष्टप्रद होगा। मैं उनका बहुत प्रिय रहा हूं। मैंने अपना बचपन और सब कुछ कलकत्ते में जो कुछ भी सजा संवरा हूं, उन्हीं का योगदान है। उसको जीवन पर्यंत कभी भुला नहीं सकता।
ये पंक्तियां उनके लिए हैं कि कवि सम्मेलनों में किया सदा आपको श्रवण, कवि सम्मेलनों में किया सदा आपको श्रवण, कविवर श्रेष्ठ थरा के सब सब आज नमन, सब सब आज। और कोठारी जी के बारे में अब कुछ मैं परिचय दूं, उसके पहले की दो पंक्तियां अवस्थी जी के द्वारा ही लिखी हुई हैं, क्योंकि उस महामानव के बारे में तो आपने भी गीत के माध्यम से सुना उनकी रचनाओं के, लेकिन जो अक्सर जो उनके दिल की एक बात रहती थी वो इन पंक्तियों में जाहिर होती है कि घात के प्रतिघात के फड़ पर सदा चलता रहूंगा, किंतु फिर भी लोक को आलोक से भरता। ये डॉक्टर ओम प्रकाश की पंक्तियां हैं। और आगे लिखते हैं वो कि संघर्ष में ब्रह्मांड का निर्माण अणुओं से हुआ है, इसलिए संघर्ष के ही मार्ग पर चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। अब आज की उत्सव मूर्ति चेन्नई से पधारे कवि साहित्यकार श्री केवल जी कोठारी आप लोगों के बीच में पधारे हुए हैं। यूं उनके जीवन की शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान से। 1 सितंबर 1961 का वो पावन दिन, जिस दिन राजस्थान की माटी में नालेगर गांव में अजमेर जिले में इस सुनामधन्य पुरुष का जन्म हुआ। और इसके बाद फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव में हुई। शिक्षा थोड़ी बढ़ते बढ़ते आगे वो चले और फिर अजमेर के पास एक कस्बा है, बड़ा कस्बा है ब्यावर जिसे कहते हैं, आप ब्यावर में गए और वहां पर आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके पश्चात आप ब्यावर से उनका काफिला दक्षिण की ओर चला। 1968 में आपके भाई मद्रास पधार चुके थे। रोजी रोटी की तलाश में यह कोठारी परिवार का बड़ा व्यक्तित्व जो है, इनके बड़े भाई ये मद्रास आकर के वास करने लगे। अब 1977 का जो वर्ष था वो कोठारी जी के जीवन का एक बड़ा मोड़ था। आप 1977 में आप मद्रास पधारे और वहां पर जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई जारी रखी वो जारी रखी, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई और ऊंचाई पढ़ाई की। और उसके पश्चात फिर आपके भाई साहब जो वहां पर काम कर रहे थे, छोटा मोटा व्यवसाय पहले कर रहे थे। शायद मैंने कोठारी जी का जब इंटरव्यू हमने फोन पर मद्रास से लिया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आगे फिर क्या हुआ बताइए। बोले मैंने मद्रास में एक छोटी मोटी नौकरी की, कारवां बढ़ता गया। और मित्रों, साथियों, आपको ये जान करके खुशी होगी कि जिस प्रकार से साहित्य में उत्तर प्रदेश में बनारस का एक प्रसिद्ध परिवार था सुंदनी साहू का, जिसमें हिंदी जगत के महाकवि जयशंकर प्रसाद का जिनके घर में जन्म हुआ था, व्यापारिक घराना। लेकिन आप ये सोचेंगे कि जिस प्रकार से कविता की साहित्य के ऊंचाइयों पर प्रसाद जी इतने ऊंचे बढ़े, व्यवसायिक होते हुए कोठारी जी का घराना भी व्यवसायिक घराना, बहुत बड़ा व्यवसायिक घराना है। आपका लोहे का व्यापार, लोहे के व्यापार में फिर इनके परिवार में कामकाज शुरू हुआ। और यूं कहिए आप बढ़ते बढ़ते 2000 में कठिन परिश्रम से, मेहनत से इस परिवार का अपना कारखाना भी मद्रास में स्टील का कारखाना है, कामाक्षी स्टील के नाम से आपकी बहुत बड़ी कंपनी भी है। लेकिन जिसको दिल से प्यार है, साहित्य एक ऐसी चीज होती है, कविता एक ऐसी चीज होती है, गीतकार महाकवि गीत ऋषि नीरज जी के शब्दों में यह बात कट सत्य प्रतीत होती है कि वो लिखते हैं एक जगह में
कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना धर्म है, कवि होना सौभाग्य। आप में कविता की, साहित्य की जब भावना जागृत हुई तो उसके बाद वर्ष 2016, अभी तक आप साहित्यिक में रुचि ले रहे थे, लेकिन अब जो 2016 का साल आया वो आपके जीवन का सबसे मार्मिक और आश्चर्य से भरा हुआ मोड़ था। क्यों? दुखद भी था, और शायद हम लोगों के बीच में आज आप पधारे तो उस समय कल्पना की जाए तो हम लोगों के लिए सुखद पल भी था। 2016 में आपकी माता जी का देहावसान हुआ। अब आप में कवित्व सत्य की चेतना जगी, आप में 2016 में ही आप में साहित्यिक चेतना की अभिरुचि पैदा हुई। सोचिए कितना बड़ा व्यक्तित्व, कितनी बड़ी चाह, कितनी बड़ी कोशिश इस साहित्य के प्रति इस महर्षि ने की। और तब उस समय मैंने कोठारी जी से पूछा, भाई आपने तो कविता लिखना शुरू किया तो आदिकवि वाल्मीकि जो हुए उन्होंने जिस तरीके से लिखा आप सभी जानते हैं, उन्होंने कैसे कविता लिखना शुरू किया। अब आपके जीवन में जो कवित्व शक्ति का प्रवेश हुआ उसकी बात यह है कि माता जी के निधन के समय में ही माता जी का पार्थिव शरीर आपका वहीं पड़ा हुआ था, और माता जी के पार्थिव शरीर के बाद तुरंत उन्होंने ये कविता लिखी। यही इनकी सबसे पहली कविता है। मैंने इनसे पूछा कोठारी जी से कि कोठारी जी जीवन की पहली कविता आपने कवित्व शक्ति की आपकी पहचान कहाँ से शुरू हुई? बोले द्विवेदी जी, मेरे जीवन की ये प्रथम कविता है, प्रथम पंक्ति है जब मेरी माँ का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और मैं लिख रहा हूँ कविता। अब कविता क्या है वो लेकिन सुन लीजिए। उसमें 8 लाइनें की पंक्तियों की कविता है कि लिखूं मैं माँ की महिमा को, लिखूं मैं माँ की महिमा को, कलम मेरी भी घबराई, प्रथम आखर लिखूं मैं माँ जो तेरी गोद मिल जाए, जो तेरी प्रथम आखर लिखूं मैं माँ जो तेरी गोद मिल जाए, लिखूं या लेखनी से मैं कष्ट पाऊं, लिखूं या लेखनी से मैं कष्ट भावों को गौतम और महादेव ये लिखी कविता। और फिर मैंने दूसरा सवाल किया, ये तो आपके जीवन की पहली कविता, लेकिन आप में अंदर में लिखने का भाव, आपका गुरु कौन है? तो कोठारी जी ने बड़े सरल भाव में कहा, आपके मंच पर विराजमान है बंशीधर जी शर्मा, इनके भांजे हैं, वो रहते हैं चेन्नई में, मद्रास में, श्रीमान गौरी शंकर जी भावो, वो इनके प्रथम गुरु हैं। ये मैंने कोठारी जी से आज्ञा ली कि मैं क्या ये वक्तव्य में बोल सकता हूँ क्या, लेकिन सच्चाई की जो बातें होती हैं, जो व्यक्ति विशेष होता है, महापुरुष होता है, वो चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको बड़ी सरलता के साथ सबके सम्मुख प्रकट करने का साहस करता है। तो ये ऐसे हमारे कोठारी जी। और फिर उसके बाद इनका परिचय यह है कि बस ये सेवा में महावीर इंटरनेशनल चेन्नई में संस्था है और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। 2022 में आपने सारे शब्दाक्षर के प्रदेश और आप अपने जीवन में आशा है ये और हम
उनके विचारों से यदा कदा समय पर हम लोग उत्साहित होते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र त्रिवेदी जी। अब मैं आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और 2 शब्द कहें। आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी। मां शारदे को नमन करता हूं। मंच पर विराजित आज के इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, हाँ पंकज भैया, परम आदरणीय श्री विशंबर नेवर जी, 1 मिनट। आज हाँ, की ओसवाल भवन देखी है, ओसवाल भवन। श्रीमान केवल कोठारी जी, हाँ। सुदूर हैदराबाद से हाँ बोलिए, एक श्री मिनट। प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार श्री तारक चंद सिंह जी, श्री राजेंद्र द्विवेदी जी और श्री वंशीधर शर्मा जी। मंच और सभागार में उपस्थित आप सभी गुणीजनों का आभार एवं अभिनंदन करते हुए डॉक्टर रावण प्रकाश अवस्थी की स्मृति को सादर नमन करते हुए मैं कुछ बातें शब्दाक्षर के विषय में आप लोगों ऐसे के किया सामने जा रहा है तो वीडियो इधर उधर घूम कह रहा है, वो होता है। हाँ? तो ढंग से देख ही नहीं पा रहे। शब्दाक्षर ऐसे हो ये जो उपज रहा है है। कोरोना काल की है। उसको यद्यपि कैसे इसका करेंगे जन्म, बोलिए? जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, पहले हो चुका था, लेकिन विधिवत शुरुआत कोरोना काल में ही हुई। 1 मिनट। और खाली बैठे लोग इसमें इस कदर जुड़े कि शब्दाक्षर अपनी पैठ और प्रचार प्रसार ऑनलाइन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में बढ़ाता चला गया। ऑनलाइन कार्यक्रम होते थे, गोष्ठियां होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, पत्रिकाएं छपती थी और उनका विमोचन भी होता था। सारा कुछ ऑनलाइन होता था। लेकिन कोरोना के बाद में जो स्थिति आई उसमें हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों को इसको सही दिशा और दशा देने की जरूरत है। और उस प्रयास में मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी ने जो समर्पण सभी प्रकार से, चाहे वो समय से हो और चाहे वो धन से हो, चाहे वो मन से हो, सभी प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार समर्पण किया, उसका उदाहरण चेन्नई का जो कार्यक्रम अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें देखने को मिला। सारे देश से 78 प्रतिनिधि वहां पर आए हुए थे और 78 प्रतिनिधियों का जब सम्मान समारोह होने की बात हुई तो उस समय मंच संचालन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हाथ में कोई कागज नहीं, कोई पर्ची नहीं, और पूरे 78 लोगों का उनका नाम लेकर के, उनका परिचय देकर के
जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने सम्मान समारोह आयोजित किया, मैं हतबक रह गया देख करके। ये एक दिन की बात नहीं हो सकती है और थोड़ी छोटी सोच की बात नहीं हो सकती है। बहुत बड़े समर्पण की इसके लिए जरूरत होती है। अभी पिछले 30 तारीख को एक कार्यक्रम रचनाकार के मन से हो रहा था। रावल पुष्प जी यहाँ बैठे हुए हैं। दीक्षित दरकौरी जी बहुत बड़े गजलकार हैं, अंतरराष्ट्रीय गजलकार हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उसमें कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रमों में, साहित्यिक कार्यक्रमों में सरस्वती वंदना होती है, गणेश वंदना होती है, मैं अपनी गजल को ही सब कुछ मानता हूं और मैं उसी की वंदना करता हूं। 30 से 40 साल का बोले मेरा समर्पण केवल गजल के लिए है। और उन्होंने गजल की एक लाइन जो उसके लिए कही थी उसको अच्छी तरह से याद है कि ऐ गजल पास आ, ऐ गजल पास आ, गुनगुनालू तुझे, तू संवारे मुझे, मैं संवारूं तुझे। ऐसे गजलकार, ऐसे लोगों का सानिध्य जब मिलता है तो उनसे प्रेरणा मिलती है। और मुझको भी लगा कि हम लोग जिस तरह से शब्दाक्षर को आगे ले जा रहे हैं, शब्दाक्षर ही साहित्य उत्थान के लिए, हम लोगों के लिए सब कुछ है। तो शब्दाक्षर की तरफ से मैंने भी 1-2 लाइनें लिखी कि आजकल हालात बेहतर हैं मेरे, आजकल शब्दाक्षर के हालात बेहतर हैं मेरे, और आप सबकी बेहतरी भी चाहिए। आजकल हालात बेहतर हैं मेरे और आप सबकी बेहतरी भी चाहिए। और दोस्तों से जी मेरा भरता नहीं, दोस्तों से जी मेरा भरता नहीं, दुश्मनों की दोस्ती भी चाहिए। मेरे साथ मंच में विराजमान है आदरणीय ज्योति जी, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा कि मुस्कुराहट आपकी क्या खूब है, मुस्कुराहट आपकी क्या खूब है, नम निगाहों की नमी भी चाहिए। और आज के उत्सव मूर्ति आदरणीय केवल कोठारी जी के लिए 2 लाइन कहूंगा कि आप दौलतमंद हो, आप दौलतमंद हो, उन्नति करें। आप दौलतमंद हो, उन्नति करें, और संपदा को सादगी भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी। अगले वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय तारक दत्त सिंह जी को कि आए और शपथ लिया। सभा में उपस्थित मंच पर सम्मानित वृंद, सामने बैठे सत्पुरीजन, आज के इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा कहना चाहूंगा कि जो कलकत्ता की समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसके ध्वजावाहक के रूप में जैसे शास्त्री जी के समय में बड़े भैया मैं दुर्गादत्त सिंह का बड़ा निकट संबंध था, जिनके नाम से आज पुरस्कार अवस्थी जी का दिया जा रहा है, उसके परंपरा को आगे बढ़ाते हुए त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसको आगे और ले जाने के लिए, जैसा कि रवि प्रताप भाई ने शब्दाक्षर का निर्माण किया और उसका
2-3 साल पहले जो संगठन निर्माण किया, उसके हम लोग काशीपुर में बड़े भैया दुर्गादत्त सिंह के काव्य कक्ष के नाम से जो एक कक्ष बना हुआ है, वहां पर मासिक गोष्ठियां इसकी निरंतर होती रहती हैं। और ये जो पिछले कुछ दिनों पहले जो चेन्नई में इनका भव्य कार्यक्रम हुआ था, वहां के तमिलनाडु के अध्यक्ष कोठारी जी के माध्यम से उनका आज यहाँ पर स्वागत समारोह अवस्थी जी के नाम से पहला पुरस्कार हम लोगों ने पिछले साल मिश्रा जी को दिया था, पृथ्वीनाथ मिश्रा जी को, और दूसरे साल में दूसरा पुरस्कार कोठारी जी को प्रदान किया जाएगा। आज वहां से पधारे हुए उनका यहाँ पर स्वागत है। और ज्योति नारायण जी जो आंध्र प्रदेश यूनिट की अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है। और ये सभागार से पूरा भरा हुआ है। शब्दाक्षर की धारा, अविरल धारा ऐसे ही चलती रहे, बस प्रभु से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सटीक वक्तव्य था और 2 मिनट में इन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए विशेष बधाई आपको। अब मैं आशीर्वचनों के लिए आदरणीय वंशीधर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आए और शब्दाक्षर को अपने आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। साथ आदरणीय वंशीधर शर्मा जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू सम्मान से सम्मानित डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी और खबर देने वाले और खबर लेने वाले यशस्वी पत्रकार श्री विश्वम्बर जी नेवर और आज के उत्सव मूर्ति श्री केवल जी कोठारी और तेलंगाना से आकर पधारी श्रीमती ज्योति नारायण और मेरे शब्दाक्षर के अन्य मित्रों, काफी कुछ शब्दाक्षर के बारे में कह चुके हैं और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार वगैरह हो रहा है वो बहुत ही संतोषजनक है और आगे भी प्रगति इसकी होती रहेगी। इसके लिए मैं सिर्फ 4 लाइनों में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि शब्दाक्षर अब हो गया कवि कंठों का हार। शब्दाक्षर अब हो गया कवि कंठों का हार, कई राज्यों में मिला इसको बहुत दुलार। 25 राज्यों में मिला इसको बहुत दुलार, कवियों की रचनाओं का बड़ा हो गया माप और इसकी प्रगति में छुपा है केवल रवि प्रताप। और इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। शायद 1.5 मिनट हो गए होंगे। धन्यवाद। ये और अच्छी बात रही कि 1.5 मिनट में समाप्त हो गया। और यदि मैं रिकॉल करूं तो आदरणीय त्रिपाठी जी के अनुसार ये अध्यक्ष होने वाले थे, लेकिन अब नंबर उधर चला गया। आइए अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम की, जो हैदराबाद से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, हमारे शब्दाक्षर तेलंगाना की अध्यक्ष आदरणीय ज्योति नारायण जी से, कि आए और अपने मनोभाव हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय ज्योति नारायण जी। मस्तकीय मंच एवं हृदय सभागार को मैं नमन करती हूँ। जय शब्दाक्षर। शब्दाक्षर आज हमारे बहुत वशिष्ठ और विद्वत जन मंच पे पधारे हैं और मैं बस ऐसे मंच पे आ गई। और हमारे जो उत्सव मूर्ति हैं जिनके स्वागत में ये समारोह रखा गया है, बहुत खूबसूरत मंच सजा है, सभा भी बहुत अच्छे सजा है और उस सजाने वाले जो है हमारे रवि प्रताप सिंह, हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शब्दाक्षर का मतलब है रवि प्रताप सिंह। वो एक बीज जो उन्होंने बोया
उसका पेड़ शाखाएं हम सभी हैं, जो फल फूल रहा है। और मैं निर्धारण समिति में थी तो मेरा हक बनता था, मैं हक शब्द प्रयोग कर रही हूँ, ताकि मैं भी आऊं आज के उत्सव मूर्ति को सम्मान लेने में, समारोह में शामिल हूँ। साहित्य तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं भी 25 से जुड़ी हुई थी, तो प्रोग्राम होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये जो सम्मान समारोह जो इन्होंने शुरू किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर संस्था में कविताओं में पढ़ते हैं, सब देते लेते हैं, उसमें सम्मान मिलता है, अच्छी बात है। सृजन करना ही साहित्यिक धर्म बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सम्मान जो विशिष्ट, जैसे 25 राज्यों में इन्होंने शाखाएं खोली, ये मान सकते हैं इतना बड़ा संगठन, लगन, समर्पण, बहुत निष्ठा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत खुशी होती है, इसी रूप को, इसी शक्ति श्रम को उनको देखते हुए मैं उनसे जुड़ी। शब्दाक्ष के प्रति मेरा भी मन हुआ कि मैं भी इसके लिए कार्य करूं, तो मैं रवि प्रताप सिंह जी को 4 पंक्तियां देती हूँ। अपनी चाहत का रंग लिखना तो, अपनी चाहत का रंग लिखना तो स्वर्णिम, एक स्वर्णिम बिहान लिख देना। अपनी चाहत का रंग लिखना तो एक स्वर्णिम बिहान लिख देना। दुनिया भर के तमाम जिलों पर, ये जो 25 राज्यों में उन्होंने फैलाया है और आगे फल फूल रहा है, दुनिया भर के तमाम जिलों पर अपना भारत महान लिख देना, अपना भारत महान लिख देना। बस इसी तरह चलता रहे। मैं कुछ कहने नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद सब अभिजनों को, मेरा प्रणाम, नमन, धन्यवाद। अब मित्रों, हमारे बीच मंच पे जितने लोग उपस्थित हैं, सबके वक्तव्य हो चुके हैं। 2 शेष हैं जो अत्याधिक विशेष है, और अब मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे आज के ऐसे व्यक्तित्व जो न केवल हमेशा शब्दाक्षर को आशीर्वाद देते आए हैं अपना, आगे भी देते रहेंगे इस विश्वास के साथ। और ये आशा हमें ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है हमें मिलता रहेगा, तो फिर आशा रखना बेकार है। हमें विश्वास है कि इनका आशीर्वाद हमें आजीवन मिलता रहे, और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं आवाज देता हूं वक्तव्य के लिए आदरणीय श्री विशंबर नेवर जी को, कि वे आए और अपने आशीर्वाद प्रदान करें। आशीर्वाद तो ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ होता है, फलता फूलता है। बनिए का आशीर्वाद कभी फला फुला नहीं है। और आप तो हमारे उत्सवपुर से बनिए हैं। खैर जो भी हो, डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, आज के उत्सव मूर्ति डॉक्टर केवल कोठारी जी, रवि प्रताप जी, दया शंकर मिश्र जी, बशीधर जी, राजेंद्र द्विवेदी जी, तारक सिंह जी, श्रीमती ज्योति नारायण जी और उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों, साहित्य निष्ठियों, आप सबको मेरा नमस्कार। वर्ष का पहला रविवार है और इस दिन लोग पिकनिक करते हैं। पहला रविवार, इस बार तो मौसम भी बड़ा मेहरबान है, बड़ा खुशनुमा मौसम है, रोमांचक मौसम है। साहित्य प्रेमियों के लिए मौसम कुछ और आवाज करता है, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। भले ही ठीक है, इसके बाद खाना पीना भी है, वो अलग बात है, लेकिन ये बड़ी बात है कि साहित्य के नाम पर रवि प्रताप सिंह जी ने इतने लोग इकट्ठा कर लिया। रवि प्रताप जी से मेरा परिचय हुआ था जब हमारे आगम शर्मा एक गुलदस्ता कॉलम लिखा करते थे, और काफी वर्षों तक लिखा उन्होंने। अचानक उनका देहांत हो गया तो हमारे पास बड़ा एक खालीपन आ गया कि हम क्या करें। रवि प्रताप जी हमारे घूमते फिरते आते थे, मंडराते आते थे। मैंने सोचा ये व्यक्ति है, ठीक लिख सकता है, और तब से लेकर अभी तक हमारा
गुलदस्ता जो कलम है वो लिखे रहे, बीच में बीमार पड़ गए तो किसी दूसरे ने स्थान ले लिया, लेकिन इनके संपर्क हमारा बराबर बना रहा। और ये खुशी की बात है कि ये शब्दाक्षर का जो शब्दों का मायाजाल है पूरे देश में फैलाया आपने इस मायाजाल को, आपके लिए आपको बधाई देता हूं। डॉक्टर प्रेमचंद, डॉक्टर अवस्थी जी के बारे में मैं कह सकता हूं, मेरे से काफी अच्छा संबंध था उनका। बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, सबसे बड़े आकर्षक साहित्यकारों में बड़े आकर्षण व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का था तो डॉक्टर अवस्थी का था। आवाज भी भगवान के दया से वैसी थी और सबसे बड़ी बात है कि अजात शत्रु थे। उनका कोई शत्रु नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। वो लगता है कि दुश्मन पाला था उन्होंने मृत्यु को, और वो मृत्यु को वर्ण करके लेके चली गई। तो उनको भी मैं नमन करता हूं। आज जो इस कार्यक्रम में डॉक्टर केवल कोठारी का सम्मान किया जाएगा, उनका साहित्यिक परिचय भी आपने मिला, तो सबसे बड़ी बात है जो मैं देख रहा था, मैं आज ही मेरा दर्शन हुआ, मैं से बड़े प्रताप जी के मुंह से मैं कोठारी का नाम बड़ा सुनता रहा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति व्यवसाय से साहित्य में क्यों आ गया। लोहे का व्यापार करते थे, लोग पुरुष बन जाते, बड़े बड़े लोग अंतर्राष्ट्रीय लोग बने हैं, बड़े बड़े स्टील मिलें खुली हैं। वो मद्रास का व्यक्ति था, हिंदी का पारंपरिक विरोध रहा है। उस मद्रास से केवल कोठारी जी धंधेबाजी को छोड़ के साहित्य में आ गए। ये दृष्टता क्यों की उन्होंने मेरी अभी तक समझ में नहीं कोठारी जी, ये रिश्ता करने वालों में छोटा मोटा मैं भी व्यक्ति हूं। मुझे याद है जब मैंने समाचार पत्र शुरू किया था तो हमारे यहाँ समाज में एक कई लोगों ने कहा कि देखो ये कई ब्लैकमेलर थे, एक नया ब्लैकमेलर पैदा हो गया था। तो हम लोग जो पत्रकारिता या साहित्य में आते हैं, हम लोग व्यवसाय से, व्यवसायिक घटनों से या पारंपरिक व्यवसाय से, तो आमतौर पर लोगों को अच्छा रास नहीं आता है। और मुझे मालूम नहीं चेन्नई में क्या हुआ है, लेकिन बंगाल में, क्योंकि मैं पैदा तो बंगाल में नहीं हुआ, राजस्थान में हुआ, लेकिन मैं पला पोसा बड़ा हुआ राजस्थान बंगाल में। हमारे जो बंगाली मित्र हैं वो हमारे उद्यम को तो स्वीकार करते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि मारवाड़ी से अच्छा उद्यमी कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन साहित्य में हमको बर्दाश्त नहीं करते आमतौर पर। दुर्गा जी आपसे सहमत है कि नहीं पता नहीं। बंगाली जो है हमको साहित्य में उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। आप तो आपने हाथ किया, उद्यम करिए, कारोबार करिए, धंधा करिए, लेकिन आप साहित्य में प्रवेश मत करिए, उनका आमतौर पर धारणा है। तो हम लोग जब रिश्ता कर जाते हैं तो नागवार गुजरता हूँ। हालांकि बड़े बड़े बनिए भी साहित्यकार हुए, जैसे प्रसाद बनिए थे, बनिए थे, आसाम की ज्योति प्रकाश अग्रवाल जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्जा दिया जाता है, वो भी बनिए थे। बहुत तो बनिए, एक हमारे विधानी जी बैठे हैं चुपचाप, विधान साय शांति प्रिय बनी है, ये भी है। तो ये जो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं आपको बधाई देता हूँ कोठारी जी, इसलिए कि साहित्य प्रेमी हुए या साहित्य बहुत लोग आते हैं। मद्रास के माहौल में, चेन्नई में, जहाँ ट्रेडिशनल विरोध रहा हिंदी का, जहाँ का सबसे ज्यादा विरोध हिंदी का वहीं पर हुआ, उस जगह पर व्यवसाय के साथ आपने साहित्य की सेवा की, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। क्योंकि मैंने जैसे मैंने बताया कि जब पत्रकारिता में आया था तो मेरे साथ यही हुआ था, और हमको 2 वर्ष लग गया, 3 वर्ष लग गया अपनी छवि को ठीक करने में, कि भाई मैं ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं साहित्य की पत्रकारिता की सेवा करने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और हिंदी का बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र है। आज हमारे पूर्व राज्यपाल केशरी त्रिपाठी जी की आज सुबह मृत्यु हुई।
उनके सामने मैं, हम लोग कई साहित्यिक चर्चा करते थे, त्रिपाठी जी और हम दोनों मॉरिशस भी गए थे विश्व हिंदी सम्मेलन में मिलने के लिए, वहाँ का सम्मान हुआ। वो व्यक्ति राजभवन में था, तब तक उन्होंने साहित्य को चमका के रखा लाट साहब की कोठी पर, वरना लाट साहब की कोठी का साहित्य से क्या काम। तो आज हम उनको भी स्मरण करेंगे, क्योंकि आज सुबह ही उनका ध्यान हुआ स्वर्गवास हुआ। सबके बड़े साहित्यिक व्यक्ति थे, और मैं कह सकता हूँ, मैंने उनको कहा भी कई बार कि आपकी वजह से कई मृत साहित्यिक संस्थाएं भी जीवित हो गई यहाँ पर बंगाल में। गौरव को बुला लिया, गौरव भी गए, ये भी एक सहयोग है। तो इस तरह से जो लिपि, लेकिन हिंदी का आज बढ़ा दीजिए, आपको जान की खुशी होगी कि पूरे देश में जितनी साहित्यिक गतिविधियां कलकत्ते में हो रही, उतनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही। जितनी संस्थाएं हैं साहित्य की, उनका नाम लेना मुश्किल है। और सबसे ज्यादा मदद की करुणाबाई ने। करुणाबाई ने बड़ा नुकसान किया, लेकिन करुणाबाई ने सबसे बड़ा साहित्यिक संस्थाओं पर एक विकल्प लोगों को मिला। विपरीत परिस्थिति में भी अपने अनुकूल स्थिति बनाना, ये बनिए का काम होता है। तो ठीक उसी तरह कोरोना काल में जितनी भी साहित्यिक संस्था है सब अंतर्राष्ट्रीय बन गई, क्योंकि आप अमेरिका से जोड़ लीजिए, लंदन से जोड़ लीजिए, जर्मनी से जोड़ लीजिए, किसी से आप उसको कंप्यूटर में जोड़ लीजिए, उसको अपने इसमें आप बन जाएंगे। इस तरह से जो बड़ी सेवा हुई, बहुत बड़ा, उसका अभी भी चल रहा है। अभी भी कई साहित्यिक संस्थाएं हैं, वो अभी ऑनलाइन ही सारे कवि सम्मेलन वगैरह साहित्यिक कर रही है। तो कोरोना ने बहुत नुकसान किया, हमारे बीच से कई लोग चले गए, अपने बड़े मित्र चले गए, बड़े प्यारे लोग चले गए, लेकिन उस एक अच्छा काम ये हुआ कि जो साहित्यिक संस्थाएं थी, इनको काफी आबाद करनी चाहिए। मैं अधिक वक्त नहीं लेना चाहता, 1 मिनट की परंपरा हुई थी, लेकिन उन लोगों का काम ही है परंपरा को तोड़ना। इसलिए परंपरा को तोड़ते हुए मैं आपको बधाई देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आदरणीय नेवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप इसी प्रकार हमारे बीच उपस्थित होते रहे और परंपराएं यूं ही तोड़ते रहे। अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति हमारे बीच विराजमान है मंच पर, जिनका नाम ही काफी है साहित्य के क्षेत्र में। आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वे अपने आप को व्यक्त करें। मित्रों, बीच में एक सम्मान का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन मैंने उसका अतिक्रमण करते हुए स्वयं वक्तव्य के मंच तक पहुंचने का दुस्साहस किया है। अभी नेवर जी कह रहे थे 1 मिनट की परंपरा की बात, ये कवियों की गोष्ठी है। लिखा है सर्वेश्वर में कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे स्वनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो जो लीक पर, परिपाटी पर जो सम्मान होना था, वो सम्मान हम करेंगे, उनको सुनेंगे सम्मान के बाद। लेकिन मैं लीक को तोड़ते हुए और थोड़ा कुछ जोड़ते हुए अपनी बात बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। बहुत ही भावपूर्ण ढंग से माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी को नेवर जी ने याद किया, और आप सब कवि मित्रों को स्मरण होगा कि कलकत्ते आगमन के पश्चात जो पहला साहित्यिक कार्यक्रम हुआ था, वो इसी मंच पर हुआ था, इसी माइक से हुआ था। और उसी पहले कुमार सभा पुस्तकालय के कार्यक्रम से जब उन्होंने वक्तव्य रखा था, तो कविता पढ़ते हुए वो भूल गए थे कि, उन्होंने खुद कहा कि मैं भूल गया हूं कि मैं राज्यपाल हूं। और वो वक्तव्य इस रूप में प्रसारित हुआ कि वो जहां जहां जाते रहे कविता सुनने की चाह सबकी बनी रही, क्योंकि ये कवियों की गोष्ठी है। और एक हमारे एक राजनेता, कानूनविद, साहित्यिक, संवेदनशील साहित्यकार कवि केशरीनाथ जी का देहांत हुआ। मैं उन्हें अपनी विनम्र अश्रुपूरित श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए आप सबकी तरफ से संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। मित्रों, नाम है शब्दाक्षर, और ये भी अद्भुत संयोग है
कि मैं बैठे बैठे भी देख रहा था कि केशरीनाथ जी की एक 3 पंक्ति की कविता है, उसमें शब्द और अक्षर कैसे जुड़े हुए। मैं लिख रहा था टूटी फूटी पंक्तियां उनके मुख से सुनी हुई, नेवर जी ने सुनी होगी। अक्षरम अक्षरम शब्द बनते गए, कैसे कविता बनती। अक्षरम अक्षरम शब्द बनते गए, शब्द चुन चुन गए, एक लतिका बनी, वाक्य में फिर गुथे, भाव मुखरित हुए, भाव भाषा मिली, एक कविता बनी। ऐसी कविता के हमारे राज्यपाल सर्वाधिक लोकप्रिय राज्यपाल थे। उनकी एक पंक्ति से मैं अपनी बात वहां समाप्त करूंगा कि उन्होंने लिखा था कि कल हम न होंगे, हमारे स्वर न होंगे, छोड़ जाएंगे तुम्हारे लिए हम याद अपनी। उस याद को वो छोड़ कर गए हैं। और जो दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, सुयोग है, संयोग है, क्या जिसको सुनकर समझकर या इस आयोजन की कल्पना कर हम अभिभूत होते रहते हैं। आज एक दूसरे बड़े कवि की स्मृति में, उनकी याद में हम सब एकत्र हुए। आज का ऐसा विचित्र समय और समाज है कि लोग अपने माता पिता को याद नहीं करते। सेवा करना तो हम लोग रोज पढ़ते रहते हैं कि कैसे कैसे दुत्कारे जा रहे हैं बुजुर्ग लोग। ऐसे परिवेश में, ऐसे समय में अपने बुजुर्ग साहित्यकार को याद करें। कलकत्ते की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को, कवि परंपरा को अत्यंत समृद्धि प्रदान करने वाले एक रचनाकार को याद करना, ये सचमुच गौरव की बात है। और कौन याद कर रहा है? मैं अगर थोड़ा सा पारिवारिक शब्द उदाहरण ले लूं तो परिवार का छोटा बेटा याद करता है। परिवार के कई बेटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई मझले होते हैं, मैं जैसे मझला बेटा, छोटे होते हैं, 4-5 दिन के भगवान की कृपा से होते हैं, अलग अलग सेवा करते हैं। अवस्थी जी ने जो अपना काव्य मंडल बनाया, इसको हम लोग भारतेंदु मंडल, यहाँ बैठी है शुक्ला जी, भारतेंदु मंडल, सनही मंडल, अवस्थी मंडल एक यहाँ पे। और उस अवस्थी मंडल में यहाँ रसवा जी बैठे, बहुत से लोग हैं, अनुरोध जी हैं, गिरधर राय जी भी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग थे उसमें। ये हमारे अनिल ओझा नीरज जी है, उसमें सबसे छोटा बेटा अगर मैं मानता हूँ तो रवि प्रताप सिंह को मानता हूँ। लेकिन छोटा बेटा इतनी तन्मयता के साथ जुड़कर मेरे जैसे और अस्त व्यस्त व्यक्ति, व्यस्त तो नहीं मानता, मैं इतनी संस्थाओं में उलझ कर कृष्ण बिहारी जी की डांट खाता रहता हूँ, मुझे वो अस्त व्यस्त कहते हैं। मुझे जोड़कर इस संस्था से और अवस्थी श्रद्धा के नाम से एक सम्मान शुरू करना है। ये जो हठाग्रह रवि प्रताप जी ने दिखाया, सचमुच मुझे अच्छा लगा। सहयोग से, भगवान की कृपा से वो मेरे निकट के रिश्तेदार रहे हैं और मेरे गुरु भी रहे। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री मेरे कक्षा के गुरु थे, लेकिन परिवार में साथ रहते हुए, अवस्थी जी मेरे पहले थे, आप सब लोग साथ रहते हुए उनसे बहुत कुछ सीखा है, घड़ी घड़ी सीखा है, हर कदम पर सीखा है। राजेंद्र द्विवेदी जी अच्छी तरह उनके नाम पर कोई कार्यक्रम करे तो ठीक है कि मैं और बहुत कुछ चाहता था इस कार्यक्रम में अवस्थी जी के नाम से, लेकिन सब संस्थाओं की अपनी सीमा होती है। लेकिन शब्दाक्षर का नाम जुड़ रहा है, रवि प्रताप जी की निष्ठा जुड़ रही है। ये सुनकर समझकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रवि प्रताप जी के लिए अवस्थी जी मुझसे कहते थे, एक दिन आके उन्होंने कहा था, बड़े अभिभूत खंड से कहा, वो बहुत तारीफ नहीं करते थे, रुसवा जी के तो हमारे सामने डांटते फटकारते रहते और दुलार भी खूब करते। आज एक लड़के की कविता मैंने सुनी, बहुत अच्छा तेजस्वी लड़का है, क्या नाम? रवि प्रताप सिंह। मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लिखता, पढ़ता भी अच्छी और तेजस्विता अपने बैसवाड़े की तेजस्विता उसकी। ये ठीक है कि रवि प्रताप जी में इतनी तेजस्विता है, ओजस्विता है, कुछ कमियां भी हैं, वो अकेले में मैं इनको डांटता भी रहता, लेकिन अवस्थी जी जैसा व्यक्ति, तपा हुआ साहित्यकार, कलकत्ते का छंद सिद्ध कवि, पत्रकार, प्रखर पत्रकार, देवर जी जानते हैं, उनके साथ बहुत काम किया, सुवक्ता और उतने सुदर्शन। रवि प्रताप जी की तारीफ करें तो मुझे तो लगा कि तमाम बाधाओं के बावजूद मुझे उनसे जुड़ना है। पहला सम्मान बुद्धनाथ जी को मिला और अवस्थी जी बहुत करीबी थी, और दूसरा सम्मान जिनसे मैं परिचित केवल तभी हुआ जब आप सबकी बातें सुनता था। रवि प्रताप जी ने मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए मुझे राष्ट्रीय संरक्षक बना रखा है,
संरक्षण तो मैं कितना कर पाता हूँ मैं खुद ही नहीं जानता, लेकिन ये जो आदर भाव उनके मन में, और केवल कोठारी जी के प्रति जो आपके दयाशंकर जी या तारक दत्त जी इन सब के मुख से या राजेश द्विवेदी जी के मुख से उनके जो उनके परिचय की जो श्रृंखला में हम लोगों ने कई बातें सुनी, यदि सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा एक साथ हो ये बहुत विरल होता है, और उस विरल कृपा का लाभ लेते हुए समाज के लिए समर्पित करना, समाज के लिए नहीं, साहित्य के लिए, साहित्य के लिए नहीं, कविता के लिए, और करके पूरे उल्लास के साथ वो अहिंदी भाषी क्षेत्र चेन्नई में एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम करना, मैं तो बाद में बहुत पछताता रहा जब लौट के लोग कहानी सुनाते रहे मुझे, तो मुझे लगा कि तमाम व्यस्तताओं के बीच अगर मैं भी जाता तो कम से कम चेन्नई भी चला जाता। मैं निवेदन करता हूँ कि कभी आप बुलाएंगे तो आपकी कीर्ति कथा इतनी सुनी है कि मुझे आना पड़ेगा। ज्योति नारायण जी की मुस्कुराहट की बात हम लोग ने सुनी ली है, वो भ्रमण जो दक्षिण का है, मैं बेंगलोर जाता रहता हूँ, मेरी बेटी वहाँ पे। लेकिन जो अवस्थी जी के बारे में जो खास बात है, जो हमको आपको सीखने की, जो नई पीढ़ी के कभी बैठे, बहुत मैं देख रहा हूँ एक यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, रवि प्रताप जी ने जिसको कहते हैं आज बुलाया है, जिसको चालू शब्द कहते हैं, जो जुगाड़ किया है श्रोताओं ने, वो अद्भुत है। कलकत्ते के ये सब युवा कवि तेजस्वी, हम लोगों को देख के अच्छा लगता है। आज अवस्थी जी इस मंच पे बैठे होते, उनकी मंडली में 7-8 लोग थे, रवि प्रताप जी में कम से कम 70 लोगों को इकट्ठा किया, तो उनको लगता कि नहीं मेरा मंडल जो है, उसके बाद जो दूसरा मंडल का सदस्य है रवि प्रताप के मंडल से, रवि के प्रताप को तो कौन नहीं जानता, कौन नहीं कह सकता, लेकिन आप सब कवि को जानता है और सुनता रहता है। किसी में कच्चापन है, कोई बहुत तेजस्वी है, कोई बहुत ओजस्वी है, लेकिन आज मुझे एक कमी निकलती है नेवर जी के सामने, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज अवस्थी जी होते, हमारे अनिल ओझा नीरज जानते हैं, इन कवियों में कई को बुलाकर मंच पर बैठाकर अपने घर बुलाकर रुस्वानी जानता, ठोक पीट कर बहुत अच्छा कवि तैयार करते। कलकत्ते में अगर एक कवि है तो उस प्रकार के सिद्ध कवि की कमी है जो छंद का ज्ञाता हो, जो कविता में देवी सरस्वती की कृपा का आकांक्षी हो और चाहता हो कि हमारी परंपरा में ऐसी तेजस्विता आगे बढ़ती रहे। इसलिए उनकी बार बार बहुत ही अद्भुत करा रहे थे द्विवेदी जी, केवल कोठारी जी का, और जब माता की चर्चा आई तो मुझे फिर ऐसा सहयोग है, देखिए ये भी अद्भुत सहयोग। मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, लीड तोड़ रहा हूँ, 1-2 मिनट का समय। अवस्थी जी की जो कविता, जिस अभी माता पर कविता कह रहे थे, अवस्थी जी की कविता है, माँ पर कविता है, बहुत लंबी कविता है। करुणा की रसखान सदा होती है माता, सूत्र है देखिए, ममता की पहचान सदा होती है माता, अपना ही उपमान सदा होती है माता, धरती पर भगवान सदा होती है। हम सब चेन्नई के कार्यक्रम के मुकाबले कलकत्ते में किस प्रकार का कर रहे हैं, ये केवल कोठारी जी तो खैर उदार व्यक्ति हैं, तुलना नहीं करेंगे, लेकिन अवस्थी जी का एक दोहा हमारे आपके काम आएगा कि कुटी और प्रासाद में केवल इतना भेद, कुटी और प्रासाद में केवल इतना भेद, इधर लिखा शुभ आगमन, उधर प्रवेश निषेध। रूपों को आप सबने सुना होगा, अवस्थी जी को मुख से सुना होगा कई लोगों ने, कैसे हमारे मुरलीधर कृष्ण, भटनागर कृष्ण, हम ही वृंदावन में श्याम बन मुरली बजाते हैं, हम ही वृंदावन में श्याम बन मुरली बजाते हैं, हम ही ब्रज बीतियों में रास की लीला सजाते हैं, मगर जब राष्ट्र के सम्मान पर आघात होता है, हम ही गीता सुना करके सुदर्शन भी उठाते हैं। मैंने जीवन में हास लिखा, श्रृंगारिक वाद विलास लिखा, लेकिन जब माटी चीख पड़ी तब धरती का इतिहास लिखा। और ये माने जाते थे कि राष्ट्रीय चेतना के प्रखर करेंगे। ओजस्वी जब कविता पढ़ते थे, महाराणा का पत्र हो, रावी तट हो, क्रांति का देवता चंद्रशेखर आजाद हो, तो लगता था कि ओजस्विता और वीर भाव, भगवान की कृपा से उनकी कद काठी भी वैसी थी, साक्षात अगर उसकी कोई परिकल्पना की जाए तो वरुण प्रकाश अवस्थी हो सकते।
छोड़ दिया जिसने भी शक्ति की उपासना को, बहती नहीं शूरता की अंतर में धार है, रूठ जाती उससे सुसिद्धियां धरातल की, नियति भी करती सदा उस पे प्रहार है। लौटती विजयश्री उसी के चरणों में सदा, जिसके करों में तनी रहती तलवार है, कंठ से रगड़ धार असी की देखता है जो, वसुधा के भोगने का उसे ही अधिकार। लेकिन अवधि की पंक्तियां हैं, हमको आपको तेजस्विता दे सकती है, लेकिन एक अद्भुत रूप और है। वो रूप है श्रृंगार पर उनकी जितनी अद्भुत कविताएं थी। देवर जी जानते हैं, दैनिक विश्वमित्र यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अखबार उस जमाने में हुआ करता था। मुन्नू बाबू यानी कृष्णचंद्र अग्रवाल के साथ आपने भी काम किया है। कृष्णचंद्र अग्रवाल ने काव्य और कला कॉलम से अवस्थी जी की कविता की शुरुआत की। एक सुंदरी का उसके नक्शे को बहुत सुंदर ढंग से देखा, वो आजकल तो बहुत वर्ण चित्र अखबारों में छपते रहते, उस तरह का साहित्यिक चित्र जैसे आता था, उस पर हर हफ्ते उसको हर रविवार को काव्य और कला कॉलम के अंदर लिखना पड़ता, गीत लिखना पड़ता। तो वो श्रृंगारी गीत ऐसे थे, वो चूंकि बैसवाड़े के थे, रवि प्रताप जी उसी बैसवाड़े के हैं, संयोग से मैं भी उसी अंचल का हूं। उस बैसवाड़े की माटी की जो छंद संपदा है उससे समृद्ध थे। दया प्रसाद शुक्ल के आशीर्वाद से दीक्षित थे, और वहां की जो तथाकथित साहित्यिक परिवेश या माटी की जो सुगंध है उससे सुवासित होकर अवस्थी जी ने जो छंद रचना की, जो श्रृंगारी कविताएं लिखी, वो अपने में अद्भुत है। मैं निवेदन करूंगा, यहाँ बहुत सारे युवा कवि दिख रहे हैं, आप लोग कच्ची पक्की कविताएं लिखते हो, मुझे चूंकि सफेदी आ रही है इसलिए कह नहीं सकता हूँ कच्ची पक्की बात, आप लोग बुरा न ले, बुरा न माने। अगर आपकी कच्ची कविताएं, पढ़िए अवस्थी जी को, पढ़िए दिनकर को, आप और इधर के कवियों को, यही छविनाथ मिश्र यही रहे हैं, यही चंद्रदेव सिंह रहे हैं, आप कलकत्ते के अपने पूर्वजों को पढ़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ जितनी प्रतिभा आप सब में है उस प्रतिभा में और निखार आएगा। ये आयोजन केवल कोठारी जी का सम्मान करने का आयोजन नहीं है, ये हमारी जो ये कवि संपदा है, ये सारे कवि लोग जो बैठे हैं 60-70, इन 60-70 कवियों को अपनी कमियों को निरखने का भी अवसर है। अब अपनी कमियों को कैसे सुधारे, मैं सब डाक्टर के वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वाह वाह क्या बात, और क्या इस तरह की जो तारीफें आती रहती है, मैं केवल देख लेता हूँ, मैं इसमें कोई किस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता। इन प्रतिक्रियाओं से आप आह्लादित मत होइए। आप में क्या कमी है, इस कमी को हम कैसे सुधार सकते हैं, आप कैसे समृद्ध कर सकते हैं। मैं जिन गुरु का शिष्य रहा हूँ आचार्य विश्वनाथ शास्त्री, मैंने पीएचडी भी की और भगवान की कृपा से यहाँ का कलकत्ता विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन जब पहले पीएचडी के 60-65 पन्ने लिखकर गया तो उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा लिखकर लाए हो, लेकिन इसको फाड़ कर फेंक दो, ऐसे नहीं लिखा जाता। यहाँ शुभ्रा बैठी है तो जानती है उनका कैसा तेजस्वी है, बहुत विनम्र थे। वैसे हमारे कवियों को भी ये परख होनी चाहिए कि हमें क्या कमी है। वाह वाह हो गया और ये वाह आदरणीय, वाह बहुत सुंदर, रुस्वा जी की खूब तारीफ कर दी, उससे नहीं। अवस्थी जी ने रुस्वा जी को कितनी बार डांटा, फाड़ के फेंक दिया। ये भाव आप किसी बड़े को जो समृद्ध, आपके पास कोई बड़ा कवि नहीं है, ठीक है, अवस्थी जी नहीं आए, किताबें तो हैं, किताबों को गुरु बनाइए, पढ़िए और देखिए हमारा छंद कहाँ टूट रहा है, देखिए हमारा तुक कहाँ गड़बड़। ये ठीक है कि मंच पर खड़े होकर मैं भी भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कविता आज तक एक भी नहीं लिख नहीं पाया। मैं कविता का घोर प्रेमी हूँ, लेकिन कविता लिखने के लिए कलम उठाता हूँ तो हाथ कांपने लगता है, इसलिए मैं नहीं लिख पाता। आप में भगवान की कृपा से, देवी की कृपा से जो प्रेरणा मिली है, जो आशीर्वाद उनका मिला है, इसको समृद्ध करिए। मैं आवेश में तो ज्यादा ही बोल गया, उससे की बहुत सारी कविताएं सुनाना चाहता था। उन्होंने एक राम चालीसा लिखी थी, वो भक्ति में डूबे हुए कवि थे। राम चालीसा अगर आप पढ़ेंगे, मुझे मेरी इच्छा है कि इस बार रामनवमी वो बटे, उस राम चालीसा में अगर अवस्थी जी का नाम न दिया जाए, उनके छंदों में रामाष्टक जो लिखा है, शिवाष्टक जो लिखा है, उसमें अगर अरुण प्रकाश अवस्थी नहीं लिखा जाए तो आपको लगेगा कि ये कोई मध्यकाल की किसी कवि का है। ब्रज भाषा उतनी ही पुष्ट, छंद उतने ही समृद्ध, उनकी शब्दावली इतनी प्रखर कि आपको आनंद आ जाएगा। मेरी प्रार्थना है, कुमार पुस्तकालय यहाँ पे है,
वहाँ अवस्थी जी की रचनाएं उपलब्ध हैं। वहाँ हमारे बंशीधर शर्मा जी मंत्री हैं, महावीर बजाज जी अध्यक्ष हैं, अपने अनिल ओझा जी जाते हैं। आप लोग वहाँ आइए, बैठिए, पुस्तकालय में पीछे बहुत बड़ी जगह है। अवस्थी जी की किताब इशू करें, पढ़िए, और पढ़ के अगर जरूरत हो तो हम लोग सत्संग भी कर सकते हैं। इस प्रकार के आह्वान के साथ मैं एक बार फिर अपने प्रिय भाजन, अपने प्रिय रवि प्रताप जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार अपने पूर्व पुरुषों को याद करने की परंपरा आपने कायम रखी है। ये परंपरा जितनी समृद्ध होगी, हमारा समय और समाज और हमारा साहित्य समृद्ध होगा। केवल कोठारी जी के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाया, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व और आपका पूरा उस दिन का वहाँ की कीर्ति कथा है चेन्नई कार्यक्रम की, मैं सुनकर विभूत हूँ। ऐसे लोगों का स्नेह सानिध्य अगर मिलता रहेगा तो हमारी संस्था समृद्ध होगी। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। मित्रों, अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और मैं समझ सकता हूं आप सभी व्याकुल होंगे काव्य सत्र के लिए, किंतु 15-20 मिनट और जो हमारा आज का आयोजन इस सत्र का है, सम्मान समारोह, हमारे उत्सव मूर्ति आज के केवल कोठारी जी, इनका सम्मान मंच पे बैठे जितने भी लोग हैं सभी करेंगे। किंतु मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार चेन्नई में रवि प्रताप जी ने संचालन किया था, उसकी एक हल्की सी झलक हम यहाँ पे देख लें। तो इस सत्र के संचालन के लिए मैं आदरणीय हमारे रवि प्रताप जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और इस सत्र का संचालन करें। आदरणीय रवि प्रताप जी। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो डर से किसी एक का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 2-4 का छूट गया तो मेरी बड़ी खबर ली जाएगी कि मेरा नाम नहीं लिया। तो अपने आप सभी लोग अपने हैं और इतनी बड़ी संख्या में पूरा सभागार भरा हुआ है। कुछ बच्चे मेरे पड़ोस के बाहर घूम रहे हैं, बोले आप कुर्सी मत मंगाइए, पीछे जगह खत्म हो चुकी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस भव्य आयोजन में सब लोग आप शरीक हुए शब्दाक्षर के। और मैं सीधे सीधे आज की उत्सव मूर्ति जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आप क्रम को आगे बढ़ाता हूँ इन शब्दों से कि लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूँ, लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूँ, पर परिध से पर लगाकर उड़ चला हूँ और लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूँ। भाव की अभिव्यक्ति का मैं चरित्र चित्रण कर रहा हूँ, इस भाव की अभिव्यक्ति का जब चरित्र चित्रण कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तिलक लगाने के लिए उत्सव मूर्ति के भाग पर मैं उन्हें आग्रह करता हूँ कि वो सबसे आगे आवे और तिलक ग्रहण के लिए शंखनाद के साथ ईशा गुप्ता, हमारी छोटी सी साहित्य मंत्री उत्तर 24 परगना जिले की, और ये तो मैं बताना भूल ही गया, 25 राज्यों के साथ साथ 184 जिलों में शब्दाक्षर कार्यरत है। उसमें से पश्चिम बंगाल में भी जिले हैं, उनमें से 24 परगना जिले के वो आदित्य त्रिपाठी, इनके अध्यक्ष बैठे हुए हैं आदित्य साहू जी, और वो अध्यक्ष हैं और ये हमारी साहित्य मंत्री स्वागत करेंगी, उत्सव मूर्ति को तिलक लगाएंगे। यहाँ ये बाहर हो जाइए, चलिए वहीं से बदलाव। क्या बात है, शंख ध्वनि के साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। आप यहीं रहे आदरणीय। आप शाल उड़ाकर हमारे राष्ट्रीय साहित्य मंत्री विश्वजीत शर्मा जी सम्मान करेंगे हमारे उत्सव मूर्ति श्री केवल कोठारी जी का, जिन्होंने एक ऐसी अलग जगाई है कि इस समय शब्दाक्षर एक आदर्श और रास्ता दिखाने वाली संस्थाओं को संस्था बन चुकी है।
बहुत बहुत धन्यवाद और शान के